प्रिय छात्राओं, छात्रों एवं मित्रों, हम इस वीडियो में आधुनिक काल के भीष्म पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक अंधेर नगरी की समीक्षा करेंगे और विशेषतः इस वीडियो में अंधेर नगरी के कथा सारांश पर चर्चा करेंगे। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा हुआ नाटक है। वैसे ये लोक कथा है, विभिन्न भाषाओं में इसका मंचन भी होता रहा है। आज़ादी से पहले, भारतेंदु से भी पहले होता रहा है। मराठी, गुजराती, बंगाली और नाटक कंपनियाँ जो थी, नौटंकी कंपनियाँ जो कहलाती, ये पारसी नौटंकी, उनमें होता रहा इसका। तो मित्रों, भारतेंदु जी जो यह नाटक लिखते हैं, इसके पीछे कहा गया है कि इनका जो उस समय की नाट्य मंडलियों द्वारा साहित्यिक विषय को लेकर हास्यास्पद प्रदर्शन मंचन किया जाता था, उससे ये बहुत ही नाराज थे और क्षुब्ध थे। इसमें लगभग भारतेंदु को हुए ये भी 150 वर्ष के आसपास हुए हैं। तो ये 150 वर्ष के आसपास पहले की कहानी है लिखित में, उसके पहले परंपरा में चलती रही हो। तो साहित्यकार का जो उद्देश्य होता है वह समाज को दिशा देना। भारत में ब्रिटिश राज्य द्वारा भारतीय जनता का शोषण, ये सभी सामाजिक कार्यकर हों, चाहे साहित्यिक लोग हों, चाहे राजनीतिक लोग हों, सभी इस चीज़ का विरोध करते रहे हैं जब से शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है। लेकिन भारतेंदु और कुछ ऐसे कबीर है, वो जो सुविधाएं, सुख अंग्रेजी शासन के कारण मिला है, उसकी तारीफ और उसकी प्रशंसा भी करते हैं। महारानी विक्टोरिया की भी प्रशंसा की है इन्होंने। यहाँ तो बंगाल के रविंद्रनाथ टैगोर ने तो जनगण मन भी लिखा इसी के लिए गया था, ऐसा कहा जाता है कि इंग्लैंड के राजा के स्वागत के लिए लिखा गया था। तो भारतेंदु ने भी प्रशंसा की है। उनका एक पद है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। प्रशंसा कर रहे हैं अंग्रेजी राज की, लेकिन साथ साथ भारतीय धन के विदेश जाने की चिंता भी कवि को है। मित्रों, उदारीकरण के बाद आज वही वस्तु स्थिति आ गई है। आज विदेशी कंपनियां यहाँ अपना पैर जमा रही हैं, जिसे FDI कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पिछली सरकारों ने 50 से कम प्रतिशत रखा और वर्तमान सरकार ने उसे 100% FDI की जो अनुमति दे दी। तो ये चिंता आज से 150, हालांकि उस समय विदेशी कंपनी ही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो व्यापार करती थी, और भी यूरोप की कंपनियां होंगी। ये चिंता 150 साल पहले के साहित्यकार को थी कि
साहित्यकार को भी थी और आज के साहित्यकार को भी होनी चाहिए, आज के भारत के नागरिकों को भी होनी चाहिए। इसीलिए तो कहा गया है कि साहित्यकार अपने समय से आगे तक की सोच रखता है और वो रचना ही कालजयी कहलाती है जो हर समय प्रासंगिक लगे। तुलसीदास द्वारा लिखा हुआ रामचरितमानस पारिवारिक आदर्श का प्रासंगिक आज भी है, हमेशा रहेगा। भले राम कथा काल्पनिक हो, लेकिन कथा तो है, उसके अंदर पारिवारिक चित्रण तो है, भाई का भाई के प्रति, उसका उसके प्रति, राजा का प्रजा के प्रति, प्रजा का राजा के प्रति, पत्नी का पति के प्रति, पति का पत्नी के प्रति। ये जो व्यवहार है ये उस वक्त भी क्या है, आज भी कर रहे हैं और आने वाले समय में भी करेंगे। ये बात अलग है कि हमने इसे धार्मिक ग्रंथ मानकर एक एक दायरे में गिर गए, हम बंद गए हैं, जबकि ये काल्पनिक कहानी है। इसीलिए तो ये भी कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता वहाँ तक कवि की दृष्टि चली जाती है। और जितनी भी ऐसी रचना है भावी को दिशा निर्देशन देती रहती हैं। साहित्य आप में मानवीय संवेदना जगाता है, आपको विद्वान नहीं बनाता। भाषा का अध्ययन तो साहित्य के अध्ययन से परिष्कृत होता ही है, क्योंकि साहित्य किसी न किसी भाषा में लिखा होता है। तो जितना साहित्य आप पढ़ोगे उतनी भाषा आपकी परिष्कृत होगी, क्योंकि नए नए शब्दों की जानकारी आपको होगी। इसलिए उसमें मतलब हानि नहीं है। तो साहित्य का अध्ययन, भाषा का अध्ययन अलग चीज है। फिर साहित्य का अध्ययन हमें एक तरह से भाषा के अध्ययन में भी सहायता करता है, मगर हमें मनुष्य बनाता है। बीच में कहीं बात चली थी दो एक जगह कि IIM और IIT में भी साहित्य को एक विषय के रूप में रखा जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जो वो बॉडी है, पर्सनल है, कर्मचारी है, उसके अंदर मानवीय संवेदना हो। और बड़ी बड़ी कंपनियां तो अपने कर्मचारियों का इतना ख्याल रखती हैं मित्रों, कि उनके लिए उस कंपनी में कैंटीन चलती है जहाँ ठीक उसी तरह सस्ता नाश्ता और वो मिलता है जो हमारे सांसदों और विधायकों को उनकी संसद भवन और सचिवालय की, विधानसभा भवन की कैंटीन में मिलता है। इनको भी बहुत सस्ता नाश्ता मिलता है संसद भवन और विधानसभा भवन में भी। तो कंपनियां भी इस तरह से सस्ता नाश्ता करवाती हैं, हालांकि कुछ चार्ज तो लेती हैं और कुछ कंपनियां फ्री भी देती होंगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि भारतेंदु बाबू ने जब पारसी नाटक कंपनियों की नौटंकियों में जब साहित्य की अवदशा देखी तो दुखी थे। तो बंगाली लोगों के साथ मिलकर इन्होंने एक नाट्य कंपनी की स्थापना की, एक थिएटर की स्थापना की कह सकते हैं हम। उसे हिंदू नेशनल थिएटर कहा जाता है। यह बनारस के एक छोटे से स्थान दशाश्वमेध घाट पर स्थित था और इसे इन लोगों ने हिंदू नेशनल थिएटर नाम दिया। अपने सहायक भारत भूषण के कहने पर उन्होंने एक ही दिन में यह नाटक लिख डाला। अंधेर नगरी की जो कथा वस्तु है, उसकी जो कथा है, उसका सारांश की अब हम चर्चा करते हैं। एक साधु अपने दो शिष्यों के साथ, इसमें महंत कहा है आपसे, एक महंत अपने दो शिष्यों के साथ किसी नगर की या राज्य की सीमा में प्रवेश करते हैं। क्योंकि उस समय आज़ादी के पहले तो आप समझ ही लो मित्रों कि छोटी छोटी रियासतें थी जो अपने आप में देश थी। देश समझ रहे हैं, कंट्री थी।
नॉट स्टेट। अपने आप में एक देश थी। तो एक देश की सीमा से, एक रियासत की सीमा दूसरी रियासत की सीमा में जाना भी दूसरे राज्य की सीमा में जाना कहलाता। राज्य का मतलब यहाँ देश ही है, ठीक है। वर्तमान राज्य व्यवस्था के आधार पर हम इसे स्टेट नहीं कहेंगे और नेशन के रूप में ही लेंगे, कंट्री के रूप में ही लेंगे। तो वो सीमा में प्रवेश करते हैं। महंत या गुरु अपने शिष्यों को जो नगर में भिक्षा लेने भेजते हैं। महंत के दो चेले हैं, गोवर्धन दास और नारायण दास। एक को पूर्व में और एक को पश्चिम में भेजते हैं। तो गोवर्धन दास नगर में भिक्षा लेने निकलता है। तो वह देखता है बाजार में कि हर चीज़ टके शेर मिलती है। उसे बड़ा आश्चर्य होता है। वह बनिया, हलवाई सबकी दुकान पर जाके भाव पूछता है और कंफर्म करना चाहता है और कहता भी है। निश्चिंत होना चाहता है कि जो मैं सुन रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। कई बनियों से उनसे कहता भी, मजाक तो नहीं कर रहे आप? तो हलवाई तो कहता है कि नहीं बाबा जी, हम आपसे मजाक क्यों करने लगे। और उस बाजार का दृश्य भी नाटककार ने हमारे सामने रखा है। बाजार के अंदर हर वर्ग का एक एक पात्र अपने अपने पेशे से जुड़े हुए सामान को बेचता हुआ दिखाई देता है और अपने अपने तरीके से वह बेचता है। ये भारतेंदु की उस समय के बाजार की वर्णन की जो कला थी, वो देश काल और वातावरण में इसकी चर्चा हमने की है और आगे भी करेंगे। तो गोवर्धन दास जो उसे भीख में 7 पैसे मिलते हैं, उसमें से एक हलवाई की दुकान से 3 सेर मिठाई लेकर अपने गुरु की तरफ चल पड़ता है। सामने से गुरु आते हुए दिखाई देते हैं और गोवर्धन दास देख को कहते हैं कि गोवर्धन तुम बड़े खुश हो, क्या बात है? तो गोवर्धन दास अपने गुरु को, महंत को और अपने साथी को बताता है कि ये तो बहुत अच्छा राज्य है और मैं 3 सेर मिठाई लाया हूँ। कौन खाना बनाने की जिल्लत करे, आज भर पेट मिठाई खाएंगे। ये बात करता है। तो गुरु जो महंत हैं वो बड़े चिंतित होते हैं, क्योंकि जहाँ योग्य अयोग्य का, गुणी और गुणहीन का अंतर नहीं किया जाए, वैसा देश या वैसी व्यवस्था खतरनाक होती है, प्रजा के लिए हानिकारक होती है। इसलिए वो एक दोहा भी सुनाते हैं और अपने शिष्यों को कहते भी हैं कि हम यहाँ नहीं रहेंगे। सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजिए बास। कोकिला बायस एक सम, पंडित मूर्ख एक, इंद्रायन दाड़िम विषय, जहाँ अनेक विवेक। विवेक को लिखा है, विवेक होना चाहिए। 2 पद और आगे, उसकी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो 2 पंक्तियाँ और रह गई है, उसकी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, वहीं से शुरू करेंगे इसको। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो कहने का मतलब एक उदाहरण दे रहे हैं कि सभी सफेद एक समान नहीं होते और जहाँ समान माने जाते हैं वो कुराज्य है, देश कुदेश, वहाँ कभी रहना नहीं चाहिए। जहाँ कौवा और कोयल एक समान हो, कोकिला बायस शब्द का उल्लेख किया इन्होंने। बायस, वायस शब्द बिहारी के अंदर भी पढ़ा होगा तुमने कभी, कि श्राद्ध के दिनों में बराबर कौवे को बुलाते हैं। इंद्रायन दाड़िम, द्राक्ष और दाड़म, अंगूर और दाड़म एक जैसे हों, इस तरह की बातें की है। वहाँ रहना बिल्कुल, पंडित और मूर्ख एक समान माना जाता है, वहाँ रहना बिल्कुल उचित नहीं है, ऐसा वे कहते हैं। तो मित्रों, अगली 2 पंक्तियाँ अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम और उसको साथ ही उसका भी वहाँ अध्ययन
करेंगे। इसकी पूरे 6 पदों का ये था, 2 मतलब ये जो भी था पद वह है।